हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज का हमारा टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ एटम में टुवर्ड्स क्वांटम मैकेनिकल मॉडल है। इसको हम जो है डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। 2 पॉइंट्स इस टॉपिक के अंदर है जो हम पूरे डिटेल्स के साथ जो इसकी स्टडी करने वाले हैं। तो इसमें देखिए क्या होगा। इन द व्यू ऑफ शॉर्ट कमिंग्स ऑफ बोर्स मॉडल, attempts were made to develop more suitable and general model for atom. Two important developments which contributed significantly in formulation of such model. तो यहाँ पर जो ध्यान रखिए कि कुछ अच्छा मॉडल जो है पेश करने के लिए 2 पॉइंट्स को जो है सामने रखा गया, और वो 2 पॉइंट्स हैं। नंबर 1, ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर, और दूसरा पॉइंट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये 2 पॉइंट्स के बेसिस पर हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को जो है बहुत इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हम देखेंगे dual behavior of matter. So the French physicist in 1924 de Broglie proposed that matter-like radiation also exhibit dual behavior, that is particle and wave-like properties. तो 1924 में de Broglie इस साइंटिस्ट ने जो है ये सजेशन दिया, उसने जो है सजेस्ट किया कि लाइक द radiations, the matter also show the dual behavior, that is particle and wave-like properties. This means that just as the photons has momentum and the wavelength, electrons should also have momentum and wavelength. De Broglie from this analogy gave the relationship between wavelength and momentum of the material particle. तो एक रिलेशनशिप जो है डी ब्रोगली ने जो है इस बेसिस पर जो शो किया, और वो रिलेशनशिप होगा लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv, जिसमें जो है h जो होगा ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, m जो होगा दिस इज़ द मास ऑफ पार्टिकल एंड v इज़ द वेलोसिटी। और यहाँ पर आप देखिए कि मास इनटू वेलोसिटी को एक नई टर्म दी गई है, दैट इज़ कॉल्ड एज p, एंड दिस p इज़ कॉल्ड एज मोमेंटम। तो इस रिलेशनशिप से आप जो है बहुत आसानी के साथ वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल को उसके मोमेंटम के साथ जो है कोरिलेट कर सकते हो। तो h इसके अंदर जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, p जो इसके अंदर जो है मोमेंटम है। तो डी ब्रोगलीज प्रेडिक्शन वाज कन्फर्म एक्सपेरिमेंटली व्हेन इट वाज फाउंड दैट एन इलेक्ट्रॉन बीम अंडरगोज डिफ्रैक्शन, दैट इज़ अ फेनोमेना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द वेव्स। यहाँ पर जो है आप ध्यान रखिए कि जो इलेक्ट्रॉन की बीम है ये जो है डिफ्रैक्शन जो है शो करती है, और जो कि एक जो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो है वेव की है। तो दिस फैक्ट हैज़ बीन पुट टू यूज़ इन मेकिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो यहाँ पर आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन बीम जब जो है डिफ्रैक्शन शो करती है, तो इसी चीज़ को जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाने में, उसको जो है फॉर्म करने में जो है इसी कंसेप्ट को जो है यूज़ किया गया। तो इसमें क्या होगा कि दिस माइक्रोस्कोप इज़ बेस्ड ऑन द वेव लाइक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन जस्ट एज एन ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप। जैसे ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप होती है, बिल्कुल उसी तरह से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को जो है बनाया गया, जिसके अंदर जो है वेव नेचर और वेव लाइक बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है यूज़ किया जाता है। तो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप जो यूटिलाइज करती है द वेव नेचर ऑफ द लाइट। An electron microscope is a powerful tool in modern scientific research because it achieves a magnification of about 15 million times. तो यहाँ पर आप जो किसी भी ऑब्जेक्ट को जो बहुत स्मॉलर साइज़ का है ना, तो आप उसको जो है इतना बड़ा कर सकते हो कि दैट विल बी अबाउट 15 मिलियन टाइम्स। किसी भी ऑब्जेक्ट को जो बहुत छोटे से छोटा हो उसको 15 मिलियन टाइम्स जो है बड़ा करके जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है शो करती है। तो अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, एवरी ऑब्जेक्ट
इन मोशन हैज़ अ वेव कैरेक्टर। कोई सा भी ऑब्जेक्ट जो मोशन में होगा, डी ब्रोगली ने उसको क्या कहा कि इट हैज़ अ वेव कैरेक्टर। तो द वेवलेंस एसोसिएटेड विद ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स आर सो शॉर्ट बिकॉज ऑफ देयर लार्ज मासेस। तो आप जो है जो ऑर्डिनरी ऑब्जेक्ट्स अगर देखोगे तो उसकी वेवलेंथ जो है बहुत ही शॉर्ट होती है, क्योंकि उसके मासेस जो है बहुत लार्ज होते हैं। तो इसमें क्या होगा कि दैट दे वेयर देयर वेव प्रॉपर्टीज़ कुड नॉट बी डिटेक्टेड। तो ऐसे लार्ज ऑब्जेक्ट्स की जो है वेव प्रॉपर्टीज़ को आप जो है डिटेक्ट नहीं कर सकते हो। द वेवलेंस एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स विच हैव वेरी स्मॉल मासेस कैन हाउ एवर बी डिटेक्टेड एक्सपेरिमेंटली। लेकिन जो स्मॉलर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो होते हैं, जिसके मासेस जो है बहुत छोटे होते हैं, इसको आप जो है बहुत आसानी के साथ जो एक्सपेरिमेंटली डिटेक्ट कर सकते हो। तो रिजल्ट्स ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स प्रूव दिस पॉइंट्स क्वांटिटेटिवली। तो हम यहाँ पर जो है देखिए आपकी बुक में कुछ प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, तो इसके जो रिजल्ट्स ऑब्टेन हो गए वो जो है इन पॉइंट्स को जो है क्वांटिटेटिवली जो है प्रूव करता है। तो देखते हैं पहला प्रॉब्लम इसके अंदर क्या है। तो लेट अस सी दोज प्रॉब्लम्स वन बाय वन। आपकी बुक में इस रिलेशन में जो है 3 प्रॉब्लम्स दिए, हम तीनों प्रॉब्लम यहाँ पर जो है आपको एक्सप्लेन करते हैं, जो वेव पार्टिकल ऑफ द मैटर को एक्सप्लेन करेगा। तो लेट अस सी प्रॉब्लम नंबर 1। क्या दिया हुआ स्टेटमेंट देखिए, द व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल of mass 0.1 kilogram moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकंड। आपके पास जो है एक बॉल है, उसका मास आपको दिया हुआ है 0.1 किलोग्राम, और साथ ही साथ जो है इसकी वेलोसिटी जो दी हुई है दैट इज़ द वैल्यू ऑफ v। तो वेलोसिटी आपको दी हुई है दैट इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। आपको पता करना है कि इसकी वेवलेंथ यानी कि लैम्बडा जो है वैल्यू क्या होगी। तो प्रॉब्लम क्या बनता है, व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ अ बॉल ऑफ मास 0.1 किलोग्राम मूविंग विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पर देखिए अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज इक्वेशन, हमारे पास जो है डी ब्रोगली की इक्वेशन है, तो हम यहाँ लिखेंगे अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगलीज इक्वेशन हमारे पास है लैम्बडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। अब आपके पास देखिए एच जो है प्लैंक्स कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू आपको जो है बाय हार्ट जो है याद होनी चाहिए। कभी कभार ऐसा होता है कि प्रॉब्लम्स के अंदर जो है वैल्यूज़ नहीं दी होती है, लेकिन एक स्टैंडर्ड वैल्यू है और एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो ये आपको जो है मालूम होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो इट इज़ 6.626 इंटू 10⁻34। तो ये हो जाएगा 6.626 इंटू 10⁻34। ये आपको जो है प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है जूल सेकंड के अंदर, डिवाइडेड बाय, अब मास आपके पास है 0.1 किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी आपके पास है 10 मीटर पर सेकंड। अब इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करते हो तो आपको आंसर मिलेगा 6.626, दैट इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 मीटर। तो ये जो है जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आपको मिलेगा। यहाँ पर जो है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये जो है जूल्स के बराबर होता है। तो हमने यहाँ पर जो है जो यूनिट का जो है कन्वर्जन किया है, तो इस कन्वर्जन के हिसाब से अब यहाँ पर जो है सिर्फ बचता है मीटर। तो आपको जो है यहाँ पर जो बॉल दिया हुआ है जिसका मास जो है 0.1 किलोग्राम है और उसकी वेलोसिटी जो है 10 मीटर पर सेकंड थी, उसकी जो वेवलेंथ थी दैट वेवलेंथ इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 मीटर। तो इस तरह से जो है बॉल जो है एक ऑब्जेक्ट है, उसका वेव नेचर आपको जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है वेवलेंथ हमको जो है पता चल रही है दैट इज़ अबाउट इक्वल टू दिस वैल्यू। ठीक, चलो देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम क्या दिया है, प्रॉब्लम नंबर 2। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम
इफ़ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज 3.0 इंटू 10⁻25 जूल्स, कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ। तो यहाँ पर आप देखिए गिवन वैल्यू है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना दिया हुआ है, इट इज़ अबाउट 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, दिस इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और साथ ही साथ जो है इसकी काइनेटिक एनर्जी दी हुई है जिसको हम के से जो रिप्रेजेंट करेंगे। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 3.0 इंटू 10⁻25 जूल्स। यहाँ पर आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेवलेंथ जो है आपको फिर से कैलकुलेट करना है। व्हाट इज़ द वेवलेंथ ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर आप देखिए कि फार्मूला जो होगा, सिंस काइनेटिक एनर्जी इज़ हाफ mv², तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv²। तो आप यहाँ पर जो है इसको सॉल्व कीजिए तो देखिए v की वैल्यू आपको जो है पता चलेगी, v इज इक्वल टू 2ke अपॉन m, 2ke अपॉन m रेज़ टू 1/2। चूँकि यहाँ पर जो है v² दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर जो है हम रेज़ टू 1/2 करेंगे। अब यहाँ पे आप जो वैल्यूज़ पुट कीजिए, ये हो जाएगा 2 इंटू काइनेटिक एनर्जी आपको कितनी दी हुई है 3.0 इंटू 10⁻25 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻31 डिवाइडेड बाय 9.1 इंटू 10⁻31 और इसको रेज़ टू पावर 1/2 कर दो। अब ये वैल्यू जब आप सॉल्व करते हो तो आपको जो है फ्रीक्वेंसी जो मिलती है, द वैल्यू ऑफ नॉट फ्रीक्वेंसी, जो आपको वेलोसिटी मिलती है v, दिस इज़ नॉट न्यू, इट इज़ v वेलोसिटी। तो वेलोसिटी आपको मिलेगी 812 मीटर पर सेकंड, 812 मीटर पर सेकंड। आप इस वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को आप जो सॉल्व कीजिए तो सॉल्व करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा 812 मीटर पर सेकंड। अब आप वापस आ जाइए डी ब्रोगली की इक्वेशन पर, दैट इज़ लैम्बडा इज इक्वल टू h अपॉन mv। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी हमने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया, प्लैंक्स कांस्टेंट जो है आपको मालूम होगा, दिस इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय मास आपको दिया हुआ है 9.1 इंटू 10⁻31 मल्टीप्लाइड बाय v हमने यहाँ से कैलकुलेट किया 812। बस ये सिंपली जो है आप इसको जो है सॉल्व कर लीजिए तो आपको वैल्यू मिलेगी 8967। लैम्बडा इज इक्वल टू 8967 इंटू 10⁻10 मीटर्स। ये वैल्यू आपको मिलती है वेवलेंथ की। और इसको जो है और जो है सिंप्लीफाई कर दीजिए तो ये एक डेसिमल पॉइंट जो है आप इस तरफ जो है शिफ्ट कीजिए तो ये वैल्यू आपको मिलेगी, दैट इज़ इक्वल टू 896.7 इंटू 10⁻9। ये जो है आपको वैल्यू मिलती है। तो सॉरी, इतना सिर्फ आप लिख दीजिए तो ये जो मीटर जो होगी दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू नैनोमीटर्स। 10⁻9 इज़ नथिंग बट नैनोमीटर्स। तो इस तरह से इसको मीटर में जब कन्वर्ट करोगे ये वैल्यू को तो देखिए यहाँ पर 896.7 इंटू 10⁻9 मीटर्स बनेगी और 10⁻9 मीटर जो है 1 नैनोमीटर के बराबर होता है। तो 10⁻9 आप यहाँ से निकाल दीजिए तो अब आपके पास जो है वेवलेंथ की वैल्यू बनती है 896.7 नैनोमीटर्स। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि वेवलेंथ हमने जो कैलकुलेट किया है तो दिस आल्सो प्रूव्स द वेव नेचर ऑफ द मैटर। उसके बाद देखिए प्रॉब्लम नंबर 3 क्या दिया हुआ है, लेट अस सी। प्रॉब्लम नंबर 3 देखिए, स्टेटमेंट क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ अ फोटोन विद वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो आपको जो है फोटोन का मास कैलकुलेट करना है और सिर्फ क्या दिया हुआ है आपको, वेवलेंथ दिया है दैट इज इक्वल टू
3.6 एंगस्ट्रॉम यूनिट। अब इस पर से जो है आपको क्या कैलकुलेट करना है, मास ऑफ द फोटोन जो है कैलकुलेट करना है। तो देखिए फिर से यहाँ पे हम जो है इसको डी ब्रोगली की इक्वेशन जो है यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले एक जो है कन्वर्जन होगा। यहाँ पर आपको जो वेवलेंथ दिया है 3.6 एंगस्ट्रॉम यूनिट, तो इसको जो है आप जो है कन्वर्ट कीजिए मीटर के अंदर। तो 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज़ नथिंग बट 10⁻⁻10 मीटर्स। तो आप इस वैल्यू को जो लिखिए 3.6 इंटू 10⁻10 मीटर्स। तो आप इसको जो है पहले मीटर्स में जो है कन्वर्ट कीजिए। तो 1 एंगस्ट्रॉम यूनिट इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। तो सिंपली आप जो है इस वैल्यू के साथ में 10⁻10 ऐड कर दी, मतलब मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये वैल्यू जो एंगस्ट्रॉम यूनिट में है मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आप क्या कीजिए, वेलोसिटी ऑफ द फोटोन इज़ नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ लाइट। तो आप यह ध्यान रखिए फोटोन जो है एक्चुअली एक मतलब जो है पार्टिकल है, तो इसकी जो कुछ भी वेलोसिटी होगी वो वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर होगी। क्योंकि आपने इसके पहले देखा है कि जितने भी टाइप के रेडिएशंस होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, इन सब की जो है स्पीड जो है कॉमन होती है, एंड दैट स्पीड इज़ नथिंग बट द स्पीड ऑफ लाइट, दैट इज़ 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास लैम्बडा इज इक्वल टू h/mv है। ये जो है डी ब्रोगली की इक्वेशन है। अब आपको जो है मास कैलकुलेट करना है, इस मास को इधर ले लो तो लैम्बडा जो इस तरफ आएगा, देयरफॉर m इज इक्वल टू h/लैम्बडा इंटू v। अब जो है इसके अंदर आप वैल्यूज पुट कीजिए तो आपको मिलेगा m इज इक्वल टू, देयरफॉर m इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट है 6.626 इंटू 10⁻34 डिवाइडेड बाय, आपको लैम्बडा की वैल्यू कितनी मिल रही है 3.6 इंटू 10⁻10, और वेलोसिटी आपको मिलता है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। 3.0 इंटू 10⁸। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद जो है आपको मास मिलेगा 6.135, दैट इज इक्वल टू 6.135 इंटू 10⁻29 किलोग्राम, 10⁻29 किलोग्राम, ये जो आपको आंसर मिलता है। तो दिस इज़ द मास ऑफ द फोटोन हैविंग द वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम यूनिट। तो इस तरह से यहाँ पर जो हम वेव कैरेक्टर ऑफ द मैटर को जो है बहुत आसानी के साथ ये 3 प्रॉब्लम से जो है समझ सकते हैं कि इसके अंदर जो है जो भी इक्वेशन यूज़ हुई है उसके अंदर जो है वेव के जो है कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ है, जिसको आप जो है वेवलेंथ कह रहे हो, वेलोसिटी कह रहे हो, मास कह रहे हो, ये सारे के सारे जो है मटेरियल की जो है प्रॉपर्टीज़ है जो वेव नेचर को जो है प्रूव करती है। तो इस तरह से ये पहला जो पॉइंट हुआ, दैट इज़ द ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर। अब हम जो है आते हैं हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो चलिए देखते हैं हम सेकंड जो हमारा टॉपिक है, दैट इज़ कॉल्ड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सेकंड, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो वर्नर हाइजेनबर्ग, a German physicist in 1927. Werner Heisenberg in 1927, इसने जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है प्रपोज किया। तो he states the uncertainty principle which is the consequence of dual behavior of the matter and radiation. It states that it is impossible to determine simultaneously the exact position and exact momentum or velocity of an electron. तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है ध्यान से याद रखिए कि स्टेटमेंट क्या है, it is impossible to determine simultaneously क्या क्या चीज़ जो है साइमल्टेनियसली हम जो डिटरमाइन नहीं कर सकते, द एग्जैक्ट पोजीशन, द एग्जैक्ट पोजीशन एंड
एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी, एग्जैक्ट मोमेंटम जिसको आप जो सिंपली वेलोसिटी कह सकते हो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो ये जो स्टेटमेंट आपको दिख रहा है, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो वर्नर हाइजेनबर्ग 1927 में उसने जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है प्रपोज किया, उसका स्टेटमेंट है इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम और द वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो मैथमेटिकली हम इसको जो है किस तरह से लिख सकते हैं, तो एक इक्वेशन यहाँ पर दी हुई है, लेट अस सी दैट इक्वेशन। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है उसको मैथमेटिकली हम जो है इस तरह से शो करेंगे, दिस इज डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी एक्स दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। तो ये जो है आपके पास में हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की मैथमेटिकल इक्वेशन है। तो इसके बजाय आप जो है इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, और डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा, ये देखिए p जो है ये मोमेंटम है एंड इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। तो हम यहाँ पर लिखेंगे m इंटू वी एक्स एंड इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई। अब यहाँ पर जो मास को आप जो है निकाल दीजिए तो आपको एक इक्वेशन और मिल सकती है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी एक्स, ये डेल्टा वी एक्स इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू h अपॉन 4 पाई इंटू एम। तो इस तरह से जो है आप ये तीन फॉर्म में जो है इस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की इक्वेशंस को जो है शो कर सकते हो। तो ध्यान रखिए इसके अंदर जो डेल्टा एक्स है दिस इज़ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो हम यहाँ पर जो है इस इक्वेशन को सिर्फ ले लेते हैं, लेट अस सी डेल्टा एक्स इज़ द नथिंग बट अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। उसके बाद जो है डेल्टा पी एक्स या फिर डेल्टा वी एक्स को आप जो कहोगे दिस इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और अगर जो है वी एक्स यूज़ हो रहा है तो आप उसको वेलोसिटी कह सकते हो। तो दिस इज डेल्टा पी एक्स और डेल्टा वी एक्स इज द अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम और अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। इफ द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन विद हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, अगर आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी के साथ मालूम है तो इसमें क्या होगा, डेल्टा एक्स की वैल्यू जो है स्मॉल होगी। चेंज इन द पोजीशन जिसको हम कह रहे हैं डेल्टा एक्स, ये जो है स्मॉल होगी। इफ पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन, अगर आपको पता है तो इसमें क्या होगा, डेल्टा एक्स जो है वेरी स्मॉल होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा एक्स इज स्मॉल, ये एक बात हो गई। तो द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन, अगर ये चीज़ आपको मिलती है। इफ पोजिशन इज नोन दैट इज डेल्टा एक्स इज स्मॉल, तो हम क्या कहेंगे, देन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अनसर्टेन। ये एक चीज़ आपके सामने आ गई। दूसरी बात ऑन द अदर हैंड जिसको हम कहेंगे कि दूसरी बात ये होगी कि इफ़ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन प्रिसाइजली, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पे लिखेंगे, इफ़ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नोन, तो यहाँ पर क्या होगा, डेल्टा वी एक्स जो है स्मॉल होगा। तो यहाँ पे हम जो है डेल्टा वी एक्स इज स्मॉल लिखेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन। तो हम लिखेंगे देन द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी
अनसर्टेन। ये दो कंडीशंस आपके सामने जो आती है। पहली चीज़, अगर आपको पोजीशन जो एग्जैक्टली नोन है इलेक्ट्रॉन की, जिसमें डेल्टा एक्स की वैल्यू जो स्मॉल होगी तो उसकी वेलोसिटी जो है अनसर्टेन होगी। और दूसरी कंडीशन ये होगी कि अगर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आपको एग्जैक्टली नोन है, जिसमें डेल्टा वी एक्स की वैल्यू जो है स्मॉल होगी, तो उस वक्त तो क्या होगा, द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन विल बी अनसर्टेन। तो ये चीज़ जो है आपको जो है बहुत आसानी के साथ जो समझेगी। तो क्या होगा, तो thus if we carry out some physical measurements on the electron's position or velocity, the outcome will always depict a fuzzy or blur picture। मतलब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि अगर कोई फिजिकल मेजरमेंट हम कंसिडर करते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन या वेलोसिटी का आउटकम हमको मिलता है, तो वो जनरली जो है एक फजी या ब्लर पिक्चर होगा। मतलब क्लियर कट इन्फॉर्मेशन या क्लियर कट रिजल्ट्स आपको जो है नहीं दिखेंगे। तो हम उसको क्या कहेंगे, इट इज़ अ ब्लर और फजी। ब्लर और फजी क्या कहते हैं, जब कोई चीज़ जो है क्लियर जो है आपके सामने नहीं है, उसका पिक्चर जो आपको साफ दिखता नहीं है, मतलब उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो रिजल्ट जो है क्लियर कट नहीं होंगे, एग्जैक्ट नहीं होंगे। तो अगर कोई आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो तो द अनसर्टेनिटी कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड बाय द एग्जाम्पल। इफ़ you are asked to measure the thickness of the paper sheet with an unmarked meter scale or meter stick, obviously the result obtained would be extremely inaccurate and meaningless। यहाँ पर जो आप बहुत आसानी से जो है इसको जो है समझ सकते हो कि आपको एक पेपर शीट दी गई है, उस पेपर शीट का आपको जो है थिकनेस मालूम करना है, और थिकनेस मालूम करने के लिए आपको जो इंस्ट्रूमेंट दिया गया है वो जो है अनमार्क्ड जो है मीटर स्टिक है। आपके पास जो स्केल दी गई है उसके ऊपर कोई मार्किंग नहीं है और आपसे कहा जा रहा है कि इस पेपर की जो है थिकनेस मालूम करो। तो ये जो है आपके लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होगा कि कोई मार्किंग नहीं है, उसके ऊपर जो है कोई कैलिब्रेशन नहीं है, ग्रेजुएशन नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आपसे कहा, जैसे मान लीजिए कि डस्टर आपको दिया गया है और आपसे कहा जाए कि इस चौक की आपको जो है लेंथ मालूम करना बाय यूज़ ऑफ दिस डस्टर, तो आप क्या करोगे, कहाँ से बताओगे कि ये कितने सेंटीमीटर इसकी जो है लेंथ है या जो है कितने मिलीमीटर्स की इसकी लेंथ है। तो आपको जो है ये बिल्कुल अनसर्टेन मिलेगा और कोई आपको जो है ब्लर और फजी जो है आपके सामने जो रिज़ल्ट आएगा। कोई क्लियर कट पिक्चर जो आपके सामने नहीं आएगी कि इस चॉक स्टिक की लेंथ कितनी है अगर हम इसको डस्टर से जो है मेज़र करना चाहें। तो यही चीज़ जो है आपको यहाँ पर पोजीशन और वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन जो है साइमल्टेनियसली मेज़र करने का काम होता है। तो इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एनी एक्यूरेसी you should use an instrument graduated in units smaller than the thickness of sheet of the paper। अगर आपको जो है क्लियर पिक्चर चाहिए और क्लियर कट रिजल्ट चाहिए, एकदम जो है सही तौर पर जो है आपको मेजरमेंट चाहिए, तो आपके पास जो है ऐसा इंस्ट्रूमेंट होना चाहिए जो है परफेक्टली ग्रेजुएटेड होगा और उसकी यूनिट क्या होगी, इट मस्ट बी स्मॉलर देन द थिकनेस ऑफ द पेपर शीट। उसकी जो स्मॉलर यूनिट जो होगी, ग्रेजुएशन जो होगा वो क्या होना चाहिए, पेपर शीट से भी जो है कम का जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए उस इंस्ट्रूमेंट में। मतलब जो उसका लीस्ट काउंट जो है वो पेपर की थिकनेस से जो है कम होना चाहिए, इसलिए आप जो है बहुत आसानी के साथ उसको मेज़र कर सकते हो थिकनेस ऑफ द पेपर शीट को। तो एनालॉगसली इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द पोजिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वी मस्ट यूज़ अ मीटर स्टिक कैलिब्रेटेड इन यूनिट्स ऑफ स्मॉलर देन द डायमेंशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अगर आपको इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कैलकुलेट करना है और उसके लिए आपको जो है मीटर स्टिक दी जाए, तो वो मीटर स्टिक के अंदर जो यूनिट्स जो होनी चाहिए दैट मस्ट बी स्मॉलर देन द डायमेंशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और ये बात जो है ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन इज़ कंसिडर्ड एज अ पॉइंट चार्ज, सो इट इज़ डायमेंशन लेस। ये बात जो है ध्यान रखना है। टू ऑब्जर्व एन इलेक्ट्रॉन वी कैन इल्यूमिनेट इट विद लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अगर आपको इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व करना है तो उसको लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इल्यूमिनेट करना पड़ेगा। तो उसकी वजह से क्या होगा, द लाइट यूज्ड मस्ट हैव अ वेवलेंथ स्मॉलर देन द डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर जो है वो लाइट की जो वेवलेंथ होगी वो इलेक्ट्रॉन्स की डायमेंशन से जो है कम होनी चाहिए, तब कहीं जाकर आपको जो है पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के जो है पोजीशन की जो है मेजरमेंट आपको जो है मिल सकती है। तो इसके अंदर आप जो है ध्यान रखिए, द हाई मोमेंटम फोटॉन्स ऑफ सच लाइट वुड चेंज द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय कोलिजन।
तो ये जो हाई मोमेंटम फोटॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के साथ जब जो है कोलाइड होंगे तो वो क्या करेंगे, इनकी जो है एनर्जी को जो है चेंज करते हैं। किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को चेंज करते हैं। तो उस मोमेंटम को हम यहाँ पर जो है एक सिंपल जो है एक्सप्रेशन से जो है शो करेंगे। तो लेट अस सी, मोमेंटम जो p होगा, दिस p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्बडा, p इज इक्वल टू h अपॉन लैम्बडा। तो इस तरह से आप जो है यहाँ पर मोमेंटम को कैलकुलेट कर सकते हो। तो इन दिस प्रोसेस वी वुड बी एबल टू कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, बट वी वुड नो वेरी लिटिल अबाउट द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन आफ्टर द कोलिजन। तो कोलिजन के बाद तो आप जो है पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को जो है डिटेक्ट कर सकते हो, लेकिन वेलोसिटी के बारे में आपको जो है क्लियर इन्फॉर्मेशंस नहीं मिलेगी। सो दिस इज अबाउट द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये बात जो है फिर से मैं आपको बता दूं कि हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है वो ये है कि यू आर अनएबल और इट इज़ नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली द एग्जैक्ट पोजिशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम और वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये दोनों चीज़ें एक साथ नहीं, या तो आपको पोजीशन मालूम होगी इलेक्ट्रॉन की या आपको जो है वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन पता होगी, लेकिन दोनों साइमल्टेनियसली डिटरमाइन करना एक इम्पॉसिबल टास्क है। ओके, हम अब डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का जो है सिग्निफिकेंस यानी इसका क्या बेनिफिट या क्या फ़ायदा हमको जो है मिल सकता है इन डिटरमाइनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इम्प्लीकेशन ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज दैट इट रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स और ट्रेजेक्ट्रीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अदर सिमिलर पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन या सिमिलर पार्टिकल्स की जो ट्रेजेक्ट्री होती है या उसका जो है एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ होता है, उसको जो है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल ने रूल आउट कर दिया। अब क्या हुआ आगे देखिए, द ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिटरमाइंड बाय इट्स लोकेशन एंड वेलोसिटी एट वेरियस मोमेंट्स। आपको अगर जो है किसी ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्ट्री पता करना है तो उसके लिए जो है आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो उस ऑब्जेक्ट का जो है लोकेशन और साथ ही साथ जो है डिफरेंट मोमेंट्स पर उसकी जो है वेलोसिटी क्या हो सकती है। तो कैसे होगा, लुक हियर, इफ़ वी नो वेयर अ बॉडी इज़ एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, अगर हमको पता है कि ये बॉडी फॉर एग्जांपल इस इंस्टेंट पर जो है इस प्लेस पर प्रेजेंट है, तो आगे क्या होगा कि इफ़ वी also know its velocity and the forces acting on it at that instant, we can tell where the body would be sometimes later। अगर हमको इस बॉडी की पर्टिकुलर लोकेशन या इसकी जो है पर्टिकुलर पोजीशन मालूम होती है और साथ ही साथ आपको जो है इसकी वेलोसिटी पता है और इसके ऊपर जो है कौन सी फोर्स एक्ट हो रही है, तो ये बॉडी के ऊपर हम जो है कुछ फोर्स जो है एक्ट करके अगर इसको इस तरफ लाते हैं तो आगे चलने के बाद आपको जो है पता चलेगा कि इस जगह से इस जगह पर ये बॉडी आई है, ये ऑब्जेक्ट जो है यहाँ पर आया है। तो आपको थोड़ी देर के बाद जो है एक्चुअली पता चल जाएगा कि ये ऑब्जेक्ट जो है इस वक्त जो है इस इंस्टेंट पर जो है किस जगह पर है, या आफ्टर सम टाइम वेयर वुड बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट और द बॉडी। तो ये चीज़ जो है आपको उस वक्त पता चलेगी जब आप उसका पर्टिकुलर वेलोसिटी, उसकी पोजीशन और साथ ही साथ जो है इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रही है वो आपको जो है पता चलेगा। देयरफॉर वी कंक्लूड दैट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स वेलोसिटी फिक्स इट्स ट्रेजेक्ट्री। तो किसी भी ऑब्जेक्ट की जो ट्रेजेक्ट्री फिक्स करने के लिए जो है दो पॉइंट जो है इम्पॉर्टेंट होते हैं। एक पॉइंट होगा कि ऑब्जेक्ट की जो है पोजीशन और साथ ही साथ जो है उसकी वेलोसिटी। तो ये दो चीज़ें जो है मिलकर जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो है ट्रेजेक्ट्री को जो है फिक्स करते हैं, उसको डिसाइड करते हैं। तो सिंस फॉर अ सब एटॉमिक पार्टिकल सच एज एन इलेक्ट्रॉन इट इज़ नॉट पॉसिबल साइमल्टेनियसली टू डिटरमाइन द पोजिशन एंड वेलोसिटी एट एनी गिवन इंस्टेंट टू एन आर्बिटरी डिग्री ऑफ प्रेसिजन। किसी भी डिग्री ऑफ प्रेसिजन पर जो है आप इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी और पोजीशन साइमल्टेनियसली जो है डिटरमाइन नहीं कर सकते हो, और यही एक्चुअल स्टेटमेंट है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू
टॉक ऑफ द ट्रेजेक्ट्री ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की ट्रेजेक्ट्री के बारे में हम जो है इसको जो है डिस्कस नहीं कर सकते, ये उसके लिए जो है पॉसिबल नहीं होगा। द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर मोशन ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट एंड इज़ निग्लिजिबल फॉर दैट ऑफ मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट। ये चीज़ जो है आप देखोगे कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल जो है सिर्फ और सिर्फ मोशन ऑफ द माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए जो है ये पॉसिबल होगा। एग्जांपल हम लेते हैं, इफ़ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज़ अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास मिलीग्राम। अगर आप जो है मिलीग्राम वाले कोई मास को, यहाँ पर आपके पास फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट का मास है मिलीग्राम्स में, मिलीग्राम्स को हम जो लिखेंगे 10⁻⁶ किलोग्राम। अब 10⁻⁶ के लिए जो है देखोगे कि द अनसर्टेनिटी डेल्टा वी इन वेलोसिटी विल बी। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपको जो चीज़ जो है मिलेगी वो क्या होगी, तो डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ पर जो आपके पास अनसर्टेनिटी है डेल्टा वी एक्स इंटू डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, ये होता है h/4π इंटू एम, h/4π इंटू एम। अब आप देखिए कि यहाँ पर जो है आपको अनसर्टेनिटी जो है कैलकुलेट करना है किसके लिए, एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास है मिलीग्राम में, जिसको हमने कन्वर्ट किया 10⁻⁶ किलोग्राम्स। तो देखिए आपके पास जो है h जो है यहाँ पर प्लैंक्स कांस्टेंट है, पाई जो है ये कांस्टेंट वैल्यू है, मास आपको दिया हुआ है 10⁻⁶ किलोग्राम्स। तो आप लिखोगे इसको डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू, आपको प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू मिलती है 6.624 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, 6.624 इंटू 10⁻34 जूल्स सेकंड। ये आपके पास जो है प्लैंक्स कांस्टेंट की जो है वैल्यू है। उसके बाद आप यहाँ पर देखिए 4 इंटू पाई की वैल्यू आपको रखना है 3.1416 इंटू मास आपको दिया हुआ है 10⁻⁶ किलोग्राम। अब आप जो है इस वैल्यू को, इसको जो है सॉल्व कीजिए तो आपको आंसर मिलेगा डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स दैट इज इक्वल टू 10⁻28 पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, 10⁻28 पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। तो ये आपको जो है आंसर मिलता है किसके लिए, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास जो है मिलीग्राम्स के अंदर है। द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ऑब्टेन इज एक्सट्रीमली स्मॉल एंड इज इनसिग्निफिकेंट। ये जो इतनी छोटी है कि हमारे कोई काम की नहीं है। तो द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स ऑब्टेन इज एक्सट्रीमली वेरी स्मॉल एंड इज insignificant. Therefore, one may say in dealing with milligram sized or heavier objects, the associated uncertainties are hardly of any real consequence. तो यहाँ पर जो अगर मिलीग्राम साइज़ कोई बॉडी के लिए अगर आप अनसर्टेनिटी डिटरमाइन करोगे तो ये आपके जो है कोई काम आने वाली नहीं है। इन केस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लाइक एन इलेक्ट्रॉन, आप जो है एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट लीजिए जैसे कि इलेक्ट्रॉन, तो इस इलेक्ट्रॉन का जो मास जो होता है बहुत ही थोड़ा होता है। तो आप देखिए इसके अंदर जो है क्या होगा। ऑन द अदर हैंड डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स ऑब्टेन इज मच लार्जर एंड सच अनसर्टेनिटीज आर ऑफ रियल कंसिक्वेंस। एग्जाम्पल देखिए, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। अब यहाँ पर हम लेते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और उसके लिए जो हम अनसर्टेनिटी को जो है कैलकुलेट करेंगे तो देखिए हमारे सामने जो है क्या रिजल्ट्स आते हैं। तो हमारे पास एक माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट है इलेक्ट्रॉन, तो हम यहाँ पर लिखेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ये इतना जो है स्मॉलर मास है। अब इसके ऊपर जाए अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हम कैलकुलेट करेंगे डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4πm। तो वैल्यूज़ पुट कीजिए, आपको मिलेगा डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 6.624 इंटू 10⁻34 जूल्स सेकंड डिवाइडेड बाय 4 इंटू 3.1416। ये जो है पाई की वैल्यू है जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है। उसके बाद जो है मास की वैल्यू लिखिए 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम।
अब यहाँ पर आप जो है डेल्टा वी इंटू डेल्टा एक्स जो है ये वैल्यू इस फार्मूले को आप जो है सॉल्व कीजिए तो आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा दैट इज़ इक्वल टू 10⁻⁴ 10⁻⁴ पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड, ये आपके पास जो है रिजल्ट बनता है। It therefore means that if one tries to find exact location of electron, say to an uncertainty of 10⁻⁸ meter, then the uncertainty delta v in the velocity will be। अब यहाँ पर अगर आपको जो है इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन मालूम करना है जो कि अनसर्टेनिटी ऑफ 10⁻⁸ मीटर्स पे है, तो देखिए आपको जो है क्या मिलेगा। तो यहाँ पर आपको जो है अनसर्टेनिटी 10⁻⁸ मीटर्स मिलती है। अब इस पर जो है अनसर्टेनिटी डेल्टा वी इन द वेलोसिटी आपको क्या मिलेगा, तो यहाँ पर आपको मिलेगा अनसर्टेनिटी डेल्टा वी इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू 10⁻⁴, ये आपने जो लिया है 10⁻⁴ पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड डिवाइडेड बाय आपके पास जो है 10⁻⁸ मीटर जो है, तो इसको जहाँ पर लिखिए 10⁻⁸ मीटर, तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड, ये आंसर आपको मिलेगा 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड। तो दिस इज सो लार्ज दैट द क्लासिकल पिक्चर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मूविंग इन बोर्स ऑर्बिट और फिक्स्ड ऑर्बिट कैन नॉट होल्ड गुड। ये जो वैल्यू इतनी ज़्यादा है कि बोर्स ऑर्बिट की जो फिक्स्ड जो पोजीशन है उसको जो है ये सपोर्ट नहीं करता है, दिस कुड नॉट होल्ड गुड। तो इट मीन्स दैट द precise statements of the position and momentum of electrons have to be replaced by the statements of the probability that the electron has at a given position and the momentum। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखना है कि अगर ऐसी बात होती है तो ये वैल्यू इतनी ज़्यादा बड़ी है कि अब आपको जो प्रिसाइज स्टेटमेंट ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है उसको आप जो स्टेटमेंट्स ऑफ प्रोबेबिलिटी से जो है रिप्लेस करना पड़ेगी। एंड दस दिस इज़ व्हाट हैपन्स इन द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ द एटम। तो ये क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम के अंदर ये चीज़ जो है पॉसिबल है, हम उसको जो है आगे जो है लेक्चर्स में इसको डिस्कस कर सकते हैं। ओके, चलिए हम स्टडी करते हैं रीजंस फॉर फेल्योर ऑफ बोर्स मॉडल। तो लेट अस सी, रीजंस फॉर फेल्योर ऑफ बोर्स मॉडल। तो पहला पॉइंट हम इसमें जो है डिस्कस करने वाले हैं कि इन बोर्स मॉडल इलेक्ट्रॉन्स आर रिगार्डेड एज चार्ज्ड पार्टिकल्स। तो यहाँ पे ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉन्स आर रिगार्डेड एज चार्ज्ड पार्टिकल्स। इलेक्ट्रॉन को जो है बोर्स मॉडल के अंदर जो है चार्ज पार्टिकल्स जो है कंसिडर किया गया है, विच इज़ मूविंग इन वेल डिफाइंड ऑर्बिट अबाउट द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो है ऑर्बिट के अंदर जो है घूम रही है, और ये चीज़ जो है वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है कंसिडर नहीं होता है। तो बोर्स मॉडल डज नॉट कंसिडर द वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ये जो है पहला जो ड्रॉबैक आप इसको जो है कह सकते हो या रीज़न कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो हमको क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के अंदर ये बात पता चलती है कि जो हमारे पास मैटर है उसकी जो है डुअल कैरेक्टरिस्टिक है, इसके अंदर जो वेव नेचर भी है और पार्टिकल नेचर भी है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए कि बोर मॉडल ने जो है सिर्फ जो है इलेक्ट्रॉन को जो है चार्ज पार्टिकल जो है कंसिडर किया है, जो न्यूक्लियस के सराउंडिंग में जो है वेल डिफाइंड ऑर्बिट के अंदर जो है मूव कर रहे हैं, घूम रहे हैं, और द वेव कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ नॉट कंसिडर्ड इन बोर्स मॉडल। सेकंड देखिए क्या होगा, एन ऑर्बिट इज़ क्लियरली डिफाइंड पाथ एंड दिस पाथ कैन कम्प्लीटली बी डिफाइंड ओनली इफ़ द इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एग्जैक्टली द सेम टाइम। यहाँ पर जो है बात ध्यान रखना है कि जो ऑर्बिट है उसको जो है एक क्लियरली डिफाइंड पाथ कंसिडर किया है, और ये पाथ जो है उस वक्त जो है कम्प्लीटली डिफाइन होगा जब इलेक्ट्रॉन को जो है सेम टाइम पर जो है आप एग्जैक्टली पता करते हो।
तो ये जो है आपको जो है एक बहुत बड़ा जो है ड्रॉबैक मिलेगा बोर्स मॉडल के अंदर। दिस इज़ नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अंदर ये चीज़ जो है क्लियर कर दी गई कि पोजीशन और वेलोसिटी कैन नॉट बी डिटरमाइन साइमल्टेनियसली। लेकिन यहाँ पर जो है बोर्स मॉडल के अंदर ये बता रहे हैं कि एग्जैक्टली वेल डिफाइंड पाथ भी जो है पता चल रहा है और साथ ही साथ जो है उसकी पोजीशन वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन को भी हम इजीली जो है शो कर सकते हैं। थर्ड जो पॉइंट होगा दैट इज़ बोर्स मॉडल इज़ कंसिडर्ड ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम। यहाँ पर जो है बोर्स का जो मॉडल है वो सिर्फ हाइड्रोजन एटम्स के लिए जो है कंसिडर किया गया है। देयरफॉर नॉट ओनली इग्नोर्स ड्यूअल बिहेवियर ऑफ मैटर बट ऑल्सो कॉन्ट्राडिक्ट्स द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो ये यहाँ पर जो है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को जो है ये मतलब कंसिडर नहीं कर रहा है और सिर्फ जो है हाइड्रोजन के जो है स्ट्रक्चर के लिए जो है इसने एटॉमिक मॉडल जो है पेश किया। तो इन फैक्ट an insight into the structure of atom was needed which could account for wave particle duality of the matter and be consistent with Heisenberg's uncertainty principle. This came with the advent of quantum mechanics. अब जो क्वांटम मैकेनिक्स आने वाला है इसके अंदर जो ये सारी चीज़ें जो है बहुत अच्छी तरह से जो कंसिडर की गई है और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को जो है वेल डिफाइंड जो है किया गया है। तो अगला टॉपिक जो है हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ द क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। ओके।